हाय गाइस, आज हम लोग स्टडी करते हैं कि किसी मेड़ के कट जाने पर क्या करना चाहिए। यानी कि यदि किसी व्यक्ति का पड़ोसी काश्तकार, पड़ोसी खेत वाला, यदि उसकी मेड़ को काटते काटते, सीजन बाय सीजन काटते काटते वह उसकी वास्तविक स्थिति को क्षतिग्रस्त करके बल्कि दूसरे व्यक्ति के खेत में उस मेड़ को पहुंचा देता है, जिसकी वजह से उसका रकबा, जितना उसका खेत होता है, वह कम पड़ने लगता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा अपने खेत की पैमाइश कैसे कराई जानी होती है, वह मेड़ कैसे दुरुस्त करा सकेगा। आइए आज इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। मेड़ के कट जाने से तात्पर्य आपके खेत के ठीक बगल वाले काश्तकार के द्वारा जब पुरानी मेड़ को काटते काटते आपकी जोत वाली जो भूमि है उसमें उस मेड़ को पहुंचा देता है, जिससे आपका रकबा कम हो जाता है। तो इसे मेड़ कटना कहते हैं। मेड़ के कट जाने से जिस खेत या जोत की तरफ मेड़ जाती है उस खेत का, उस जोत का रकबा कम हो जाता है, उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है। और जब क्षेत्रफल कम हो जाता है तो उसे घाटा होता है, क्योंकि मान लीजिए किसी के पास 1 बीघा जमीन है, उसके जितने भी चारों तरफ पड़ोसी काश्तकार हैं उन्होंने काटते काटते चारों तरफ से उसका जो है खेत ज़्यादा ही कम कर दिया। वह जिसके खेत को चारों तरफ से मेड़ बढ़ाई जा रही है काट काट के, वह कहीं बाहर रह के अपना नौकरी चाकरी करता है, खेत की देखभाल करने वाला कोई है नहीं। तो जो भी आसपास के काश्तकार हैं वो यही करते हैं कि मेड़ को छांटते छांटते काटते काटते अपने खेत को बढ़ाते बढ़ाते उसके खेत को कम करने लगते हैं, और जो मेड़ होती है उसे वास्तविक जगह से हटाकर वह किसी के जोत में पहुंचा दी जाती है। तो जिस जोत में पहुंचाई जाती है मेड़ को, यानी कि जिसके रकबे को कम कराया जाता है मेड़ क्षतिग्रस्त करके, उसे जो है क्या उपचार है, उसके पास क्या कानूनी रास्ता है जिसकी वजह से जो है वह अपने खेत की पुनः पैमाइश करा के अपने रकबे को पूरा कर सके। आइए देखा जाए। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मेड़ के कटने के क्या कारण होते हैं। यानी कि पहले तो रकबा भाई सबका बराबर बराबर ही होता है, तो आखिर क्या वजह होती है कि मेड़ किसी की कटने लगती है या मेड़ अपने वास्तविक जगह से खिसकने लगती है, किसी की जोत में चली जाती है, किसी की भूमि में चली जाती है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो मेड़ निम्न कारणों से काट दी जाती है। यदि खेत का वास्तविक मालिक कहीं बाहर रहता है, ज़्यादा दिनों तक जिसका खेत है वह अपने खेत की निगरानी नहीं करता है, या फिर बगल वाला खेत कभी कभी गड्ढा होता है तो उसमें अक्सर पानी लगता है, बारिश का पानी उसमें रिस के जाता है, तो कटाव करते 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 जिसकी ऊंचाई पर भूमि होती है वो धीरे 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 करके उसका खेत कम होने लगता है, और गड्ढे वाले खेत में वह उसकी मिट्टी कट कट के गिरने लगती है। तो इससे भी जो है वो मेड़ अपने वास्तविक जगह से हटके ऊंचे वाले खेत की तरफ बढ़ने लग जाती है। अगला कारण हो सकता है कि मालिक के द्वारा स्वयं अपनी खेती का न किया जाना, यानी कि जो मालिक है वह स्वयं ही अपनी खेती नहीं करता है बल्कि किन्हीं मजदूरों को सौंप देता है, और यदि मजदूर खेती करेगा तो जाहिर सी बात है कि वह उस खेत की उस तरीके से देखभाल नहीं करेगा, उस तरीके से उसकी सुरक्षा नहीं करेगा जितना खुद मालिक करता। अगला कारण हो सकता है कि खेत बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का हो, क्योंकि अक्सर उसमें पानी लगा रहता है या पानी लग जाता है, तो उस दशा में भी जो है मेड़ का ह्रास होता है, मेड़ का नुकसान होता है, और मेड़ अपने वास्तविक जगह से खिसक के कहीं इधर उधर बढ़ सकती है, घट सकती है। तो जिसका भी खेत कम होता है, आज अब इतना ईमानदारी का समय तो है नहीं कि जिसने मेड़ को छांटते छांटते काटते काटते आपकी जोत में पहुंचाया है, वह इतना ईमानदार होगा कि जब आप उसको जाकर कहेंगे कि भैया आपने जो है मेड़ काट के मेरी तरफ बढ़ा लिया है, तो इससे उम्मीद तो कर नहीं सकते उससे कि वह कहेगा कि हाँ भैया मैंने काट के जो है अपनी मेड़ आपके खेत में पहुंचा दिया है, तो जाइए आप बांध लीजिए जितना आपको समझ में आ रहा है कि आपके खेत में मेड़ बढ़ी हुई है।
तो जैसे वो जाएंगे आप उससे कहने के लिए जिसकी तरफ से आपको लग रहा है कि उसके द्वारा मेड़ काट के आपके खेत की तरफ पहुंचाई गई है, चाहे आपके खेत में घुसा दी गई है, तो वो जो है जैसे आप उसको कंप्लेन करेंगे, चाहे उससे शिकायत करेंगे कि भैया आपने मेड़ जो है काटी है, चाहे मेरी तरफ खिसका दी है, तो वो तुरंत कहेगा कि यदि आपको लग रहा है कि आपका रकबा कम है, चाहे आपका खेत कम है, तो आप नापी करा लीजिए, नापी करा के आप अपना चेक पूरा कर लीजिए। तो वही समझते हैं कि जब खेत मेड़ के काटने से कम होने लगे, चाहे पड़ोसी काश्तकार अनावश्यक रूप से आपके मेड़ को काटते काटते आपके रकबे में घुसा दे, चाहे आपके रकबे में वह मेड़ चली आए और आपका रकबा कम होने लगे, जितना खेत आपको वास्तविक रूप में चाहिए अब उतना मौके पर न बचे, तो इसकी पैमाइश कैसे कराई जाए, इसकी नापी कैसे कराई जाए। तो जैसे देखिए कि एक महाशय जो है यही होता है कि जब खेती का सीजन आता है तो जो भी ऐसे उस्ताद टाइप के लोग होते हैं वो मेड़ काटने, मेड़ छांटने, मेड़ साफ करने के नाम पे 6-6 इंच 7-7 इंच सीजन दर सीजन जो है वह काटते रहते हैं और हर सीजन में जो है वह वो खेत को, मेड़ को जो है उस दिशा में बढ़ाते रहते हैं जिधर जो है वो दूसरे का खेत होता है। अपने खेत में तो बढ़ाएंगे नहीं, तो जिधर दूसरे का खेत रहता है उधर ही जो है मेड़ की सफाई ज़्यादा होती है कि मेड़ पे घास उगाई है तो 6 इंच जो है काट के उसके घास को निकाल दिया, और ये घास निकालते 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 उसके रकबे को पूरा कम कर दिया जाता है। तो आइए देखें कि यदि किसी व्यक्ति के रकबे की कमी महसूस हो रही है, उसे अपने जोत में कमी महसूस हो रही है, तो उसके द्वारा पैमाइश का कार्य कैसे कराया जाएगा, क्या प्रक्रिया होती है, किस अधिकारी को आवेदन जाएगा, किसके द्वारा नापी होगी। आइए इन सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं, सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत ये सारी चीज़ें जो है शासित होती हैं, सारी चीज़ें गवर्न होती हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की ही धारा 21 में जो है यह दायित्व बताया गया है, सीमा चिन्ह का अनुरक्षण यानी कि मेड़ का अनुरक्षण और मरम्मत करने का दायित्व। तो 21 सीधा सीधा यही कहता है कि प्रत्येक खातेदार यानी कि जो भी जिसका खेत है, जो उस खेत का मालिक है, अपनी जोत में उसकी सीमा पर विधि पूर्वक निर्मित सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और उसकी मरम्मत अपने खर्च पर करने के लिए उत्तरदायी होगा। यानी कि जो भी मेड़ होगी उसका अनुरक्षण और उसकी मरम्मत दोनों जो है वह खेत का स्वामी खुद ही करेगा। ग्राम पंचायत अपनी अधिकारिता में स्थित ग्रामों में, ये जो धारा 1 में स्थित है, सीमा चिन्हों से भिन्न यदि कोई ऐसी सीमा चिन्ह है तो उन्हें अपने खर्च पर ग्राम पंचायत उसे संरक्षित करेगा, उसका अनुरक्षण करेगा। अब हम लोग समझते हैं पैमाइश। तो जब किसी व्यक्ति को अपने खेत की पैमाइश करानी होती है तब उसके द्वारा इस आशय हेतु एसडीएम महोदय को, यानी कि जहाँ भी जिस एसडीएम के क्षेत्र के अंतर्गत वह जमीन स्थित होती है, उस एसडीएम को एक इस आशय से प्रार्थना पत्र देना होता है और उसकी एक सरकारी फीस भी लगती है, और उसके साथ जो है वो अपनी खतौनी, खसरा, एक नक्शा लेगा प्रमाणित रिकॉर्ड रूम से, और जो भी वो फीस जमा करेगा उसकी रसीद, इन सारी चीज़ों को वो लगा के आवेदन पत्र के साथ एसडीएम महोदय को सौंपेगा कि महोदय मेरे ये गाटा संख्या है, इतना इसका रकबा है, मेरा पता, मतलब ये सारी चीज़ें लिखते हुए कि मुझे ये जो है आशा है कि जितना मुझे रकबा मुझे मिलना चाहिए था उतना मेरे खेत का रकबा आज मौके पर नहीं बचा है, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उक्त गाटा संख्या के नापी के लिए आदेश पारित करने की कृपा करें। तो इस आशय का एक प्रार्थना पत्र को सारे कागजात लगाकर जो भी विहित फीस होगी उसको देते हुए उसकी रसीद लगा देगा और एसडीएम महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो ये जो एप्लीकेशन जाता है वो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 के तहत जाता है, सीमा संबंधी विवाद। तो उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से यानी खुद भी या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इस निमित्त आवेदन दिए जाने पर, जो आवेदन की बात अभी की जा रही थी,
समस्त विवाद का विनिश्चय वर्तमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर या जहां उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के उपबंधों के अनुसार उनका पुनरीक्षण करा दिया गया है, वहां उन नक्शों के आधार पर, यानी कि जो नक्शा होगा उस आधार पर जो है, या जहां नक्शा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि जो सीमा विवादित है वहां नक्शा ही नहीं बना है, तो वहां वास्तविक कब्जे के आधार पर एसडीएम महोदय ये सरसरी तौर पे जांच करेंगे, उसका निर्धारण करेंगे। यदि उपधारा 1 के अधीन किसी विवाद में जांच के दौरान उप जिला अधिकारी अपना यह समाधान न कर सके कि किस पक्ष का कब्जा है, यानी कि नक्शा नहीं है, खाली कब्जे के आधार पर हमें निर्धारित करना है कि उस संपत्ति पर कब्जा किसका बना रहेगा, या यदि यह दिखाया गया हो कि विधिपूर्ण अध्यासी को सदोष बेदखल कर दिया गया है, बेदखल करके किसी ने उससे उसके जमीन का कब्जा ले लिया है, तो उप जिला अधिकारी प्रथम स्थिति में संक्षिप्त जांच द्वारा यह विनिश्चित करेगा कि संपत्ति का सर्वाधिक हकदार कौन व्यक्ति है और वह ऐसे व्यक्ति को कब्जा दे देगा। द्वितीय स्थिति में इस प्रकार बेदखल किए गए व्यक्ति को वह कब्जा दिलाएगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग करेगा या करवा सकेगा जैसी आवश्यकता हो, और तत्पश्चात सीमा का निर्धारण तदनुसार करेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जब सीमा संबंधी विवाद में जांच अधिकारी आते हैं, कानूनगो आएंगे, लेखपाल आएंगे, तो विपक्षी पार्टी उत्पात करने लगती है, झूठ का हो हल्ला करने लगती है। तो इस दशा में एसडीएम महोदय को यदि यह लगेगा कि वहाँ पुलिस फोर्स की भी आवश्यकता है, तो वह पुलिस फोर्स भी उन जांच अधिकारियों के साथ, उन नापी करने वाले अधिकारियों के साथ, कानूनगो लेखपाल की टीम के साथ पुलिस बल को भी लगा सकते हैं। धारा 24 का तीसरा सबसेक्शन बात करता है कि इस धारा के अधीन प्रत्येक कार्यवाही उप जिला अधिकारी द्वारा आवेदन से यथासंभव 3 माह के भीतर समाप्त कर ली जाएगी, यानी कि जो भी आवेदन जा रहा है एसडीएम साहब के पास, उसका जो है वो निर्धारण 3 माह के अंदर कर लेंगे। उप जिला अधिकारी के आदेश से व्यतीत कोई व्यक्ति उस आदेश के दिनांकित 30 दिन के भीतर कमिश्नर साहब के यहाँ अपील कर सकता है। यानी कि मान लीजिए कोई आदेश जो है एसडीएम साहब के द्वारा दिया गया और किसी पक्षकार को यह लगता है कि नहीं, एसडीएम साहब का आदेश ठीक नहीं है, तो वह 30 दिन के भीतर, उस आदेश के 30 दिन के भीतर कमिश्नर साहब के समक्ष, यानी कि आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा और आयुक्त का यह आदेश अंतिम होगा। तो अब हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आते हैं। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा पैमाइश कराए जाने की आवश्यकता है तो उसे क्या क्या कागजात लगाने पड़ेंगे, किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। तो किसी भी चक या खेत की पैमाइश हेतु निम्न कागजातों की आवश्यकता होती है। पहला, आवेदन पत्र, वह एक एप्लीकेशन देगा, एक प्रार्थना पत्र देगा एसडीएम महोदय के नाम कि महोदय मुझे इस गाटा संख्या की जो है पैमाइश करानी है। दूसरा, काश्तकार जो है जिसको भी नापी करानी है वह अपना नाम पता देगा, उस कागजात के साथ वह अपना खसरा लगाएगा, खतौनी लगाएगा। इसके पश्चात जोत का जो जहाँ भी नापी करानी है वह एक प्रमाणित नक्शा देगा। इसके पश्चात जो सरकारी शुल्क है वह शुल्क जमा करेगा और उसकी रसीद उन कागजातों के साथ वह लगाकर एसडीएम साहब के समक्ष प्रस्तुत कर देगा। ये एसडीएम साहब जो है इनको ही अधिकार दिया गया है सीमा संबंधी विवादों का निस्तारण करने के लिए। तो वो सारे कागजात लगा के एसडीएम साहब के समक्ष प्रस्तुत कर देगा और जब ऐसा आवेदन धारा 24 के तहत एसडीएम महोदय के सामने आता है जो सीमा संबंधी विवादों से संबंधित है, तो एसडीएम साहब के द्वारा उस आवेदन की सर्वप्रथम जांच कराई जाएगी। आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात एसडीएम महोदय के द्वारा इसकी सत्यता की जांच कराई जाएगी कि जो भी आवेदन पत्र में बातें लिखी गई हैं वह किस हद तक सही है। यदि जांच में सारी जानकारी सही पाई जाती है तो प्रारंभिक नापी है, तो पहले जो है प्रारंभिक नापी कराई जाती है। धारा 24 के तहत एसडीएम साहब आदेश दे देते हैं कि अब जाइए पहले प्रारंभिक नापी करके आइए। तो उस दौरान जो है
वो कानूनगो और लेखपाल को भेज देते हैं प्रारंभिक नापी के लिए। तो आदेश हो गया प्रारंभिक नापी कराए जाने का। अब जो है जैसे ही आदेश होता है तब जो भी काश्तकार आप उस जोत के आसपास होते हैं, यानी कि जो सटे काश्तकार होते हैं आपकी जोत से, उन्हें नोटिस भेजी जाती है। तो जोत से सटे पक्षकारों को नोटिस, प्रारंभिक नापी है तो आदेश हो जाने के उपरांत जोत या खेत से सटे पक्षकारों को इस संबंध में नोटिस जारी की जाती है, जिसमें वह दिनांक लिखा जाता है जिस तारीख को नापी होनी है, और उस तारीख को जो है कानूनगो लेखपाल आते हैं, सारे लोग मौजूद रहते हैं, सारे लोगों की मौजूदगी में वहाँ नापी का कार्य संपन्न कराया जाता है। अब जो है जब नोटिस आ गई, वह डेट आ गई, तब उस डेट पर आके सीमांकन की कार्यवाही की जाती है। वो सारे लेखपाल कानूनगो, यदि आवश्यकता है तो पुलिस बल की टीम वहाँ आएगी मौके पर और अपने जरीब से, गुनिया से वो आपके जोत को नापेगी। अब जिस दिन प्रारंभिक नापी की तिथि नियत रहती है उस दिन कानूनगो व लेखपाल आकर उस खेत की नापी करते हैं। अब जो व्यक्ति वहाँ उपस्थित होते हैं उन व्यक्तियों का नापी हो जाने के पश्चात हस्ताक्षर कराया जाता है। तो नापी हो जाने के उपरांत जो भी वहाँ उपस्थित होते हैं उनका हस्ताक्षर लेकर जो है प्रारंभिक नापी की कार्यवाही को पूरा किया जाता है। अब जो नापी हो गई तो उस नापी के संबंध में कानूनगो साहब जो है एसडीएम साहब को रिपोर्ट देंगे। तो प्रारंभिक नापी की रिपोर्ट तैयार करके कानूनगो व लेखपाल एसडीएम साहब को रिपोर्ट करते हैं कि साहब हम लोग मौके पर गए और जो आवेदन पत्र मिला था उसके फर्दरेंस में हम लोगों ने वहाँ जाके नापी किया, और नापी करने के पश्चात हमें वहाँ ये स्थिति समझ में आई, तो उसकी रिपोर्ट वो एसडीएम साहब को कर देते हैं। अब जब एसडीएम साहब को रिपोर्ट मिल जाती है तो पुनः मुकदमे की कार्यवाही शुरू होती है, और दोबारा जो है जो असली नापी यानी जिसे पत्थर नस्ब अंतिम नापी कहते हैं उसके लिए पुनः नोटिस पक्षकारों को भेजी जाती हैं जो सटे हुए काश्तकार हैं। सपोज दैट आपने अपने खेत की नापी कराई, मौके पर आपका खेत कम था, तो कम था तो जाहिर सी बात है कि आपका चक जब पूरा कराया जाएगा तो पूरा होते होते ही वह किसी न किसी व्यक्ति के खेत में प्रवेश करेगा। तो जिस किसी व्यक्ति के खेत में आपके चक को पूरा करने की वजह से मेड़ जा रही है उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा, उससे आपत्ति ली जाएगी। तो खेत से सटे काश्तकारों को एक बार पुनः नोटिस भेजी जाएगी जिनके खेत में जो है वह मेड़ जा रही है नापी करने के पश्चात, और उन्हें सुनवाई का अवसर देते हुए अंतिम आदेश पारित किया जाता है। तो आते हैं, उनको नोटिस दी जाती है, मुकदमे में आके उनको कुछ आपत्ति लगानी होती है तो आपत्ति लगाते हैं, अदरवाइज जो है वो एसडीएम साहब आदेश कर देते हैं पत्थर नस्ब का अंतिम नापी का। तो अब फाइल जो है वो आदेश में चली जाती है, यानी कि प्रारंभिक नापी हो गई, फील्ड बुक बन के रिपोर्ट एसडीएम साहब के सामने आ गई, जिस व्यक्ति के खेत में मेड़ जा रही थी उसको नोटिस दी गई, वह आया, अपीयर हुआ, जो कहना था कहा, उसके बाद जो है फाइल को आदेश में भेजा जाता है। अब उस पर आदेश आएगा, तो जैसा भी उचित होता है फिर निर्धारण के बाद जो है एसडीएम साहब आदेश करते हैं। तो एसडीएम महोदय की संतुष्टि के उपरांत उनके द्वारा अंतिम नापी, जिसे पत्थर नस्ब कहते हैं, उसके लिए जो है आदेश कर दिया जाता है कि अब जाके जो है अंतिम नापी कराई जाए, और जहाँ भी मेड़ वास्तव में जा रही है वहाँ जाकर सरकारी आदमियों के द्वारा, कानूनगो व लेखपाल के द्वारा उस जगह पर पत्थर गाड़ दिया जाता है, जिसे पत्थर नस्ब कहते हैं। तो इस आदेश के बाद जो है पुनः एक बार नापी होती है, ज़रूरत पड़ती है तो पुलिस बल के टीम को बुलाई जाती है, और पुनः नापी करते हुए उस चक को पूरा करने में जिस जोत में जिस जगह पे वह मेड़ जा रही है उस जगह पे पत्थर गाड़ के उसके चक को पूरा कर दिया जाता है।
तो ये हम लोगों ने आज समझा कि पैमाइश कराने का क्या प्रोसेस है। यदि किसी व्यक्ति के खेत के जोत के रकबे में कमी महसूस होती है तो वह कैसे जो है किसी आवेदन करेगा। तो ये आज हम लोगों ने स्टडी किया। बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।